आज की जो हमारी कहानी है उसमें जब हत्यारे को पकड़ा जाता है तो जज साहब उसे 2 उम्र कैद की सज़ा देते हैं और दूसरा पक्ष मृत्युदंड की सज़ा की मांग करता है, लेकिन जज साहब उसके कृत्य को देखते हुए 2 मृत्युदंड पर्याप्त समझते हैं और ये कहते हैं कि जब तक ये जीवित है तब तक यह जेल में ही रहेगा। तो केरल का ये एक ऐसा कांड था जो इसके पहले अभी तक कहीं नहीं हुआ था और इसमें जो दोषी था उसको उसके कृत्य को देखते हुए अदालत ने उसे 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तो पूरी कहानी क्या थी ये आज की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की कहानी केरल से है। केरल का कोल्लम एरिया, जो कोल्लम जिला है वहाँ पर एक लड़का लगभग 32 वर्ष का, जिसका नाम था पी सूरज एक बैंक में जॉब करता था। उसके पारिवारिक बैकग्राउंड को देखा जाए तो उसके पिता एक रिक्शा चलाते थे और माँ उसकी हाउसवाइफ थी। यह जब 30 वर्ष का था तब यह अपनी मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं उस पर रिश्ते खोज रहा था और रिश्ता खोजते खोजते ये एक जगह पर रुकता है। एक लड़की को ये देखता है जिसका नाम उत्थरा था। उत्थरा। तो जब ये उत्थरा की प्रोफाइल देखता है तो उसकी प्रोफाइल अच्छी थी। उसके पिता एक कारोबारी थे, रबड़ का व्यापार करते थे। केरल में आमतौर पर जो व्यापार होते हैं बड़े बड़े, उसमें रबड़ का कारोबार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और उसकी जो माँ थी वो एक रिटायर्ड टीचर थी। तो जो उत्तरा के परिवार वाले थे वो कहीं ना कहीं संपन्न थे और जो सूरज के परिवार वाले थे, जो सूरज का बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा कमज़ोर था। तो सूरज ने इनको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजी, शादी के लिए प्रपोज भेजा। और जब उत्तरा के घर वालों ने इस सब को देखा तो वो बड़े खुश हुए कि एक जॉब करने वाला लड़का उनकी बेटी से शादी कर रहा है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि जो उत्तरा थी वो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित थी। मतलब वो नई नई चीज़ों को सीखने में टाइम लगाती थी, उसको नई चीज़ें सीखने में समय लगता था। मतलब एक तरह की डिसेबिलिटी उसको थी। इसी वजह से उसको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे। जब एक अच्छा रिश्ता स्वयं अप्रोच करता है तो उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं। उनको भी लगता है कि उनकी बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी। और यहाँ सूरज को ये लगता है कि जब वो इनसे रिश्ता करेगा तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। इन सबको देखते हुए ही शादी की गई। जब शादी हुई तो शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। 2019 की ये बात है, इनकी शादी, इन दोनों की शादी हो गई। शादी में उत्तरा के पिता ने काफ़ी कुछ इसको सामान भी दिया, लगभग 4 लाख रुपए कैश दिए, उसको एक शेडान कार दी और लगभग 750 ग्राम के आसपास गोल्ड ज्वेलरी दी। क्योंकि केरल में गोल्ड का चलन बहुत ज़्यादा है तो उसको ज्वेलरी भी ज़्यादा ही मिली थी। इन सब से सूरज काफ़ी खुश था क्योंकि उसकी जो मुराद थी, एक तरह से जो उसकी सोच थी वो पूरी हो रही थी, उसकी सारी की सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही थी। अब ये लोग आराम से अच्छे से रहते हैं, दोनों ही बहुत खुश थे और सूरज के घर वाले भी उत्तरा को पाकर खुश थे। समय बीतता है, 1 साल गुजरता है और इनके एक बेटा होता है। बेटे होने के बाद घर में खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। यहाँ पर एक बात और थी कि जो उत्तरा के घर वाले थे वो हर तरह से इसके सूरज के फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। इससे भी सूरज की फैमिली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहती थी और लगभग 8,000 रुपये की धनराशि उत्तरा को पर्सनल एक खर्च के लिए उसके पिता देते थे। तो इन सब से जब चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी, सब कुछ अच्छी चल रही थी, तभी सचिन के मन में एक ख्याल आया। उत्तरा के लिए दरअसल उसके पिता ने एक इंश्योरेंस करवाया था और वो इंश्योरेंस काफ़ी हैवी था और उसका जो प्रीमियम था उसके पिता भरते थे, ताकि अगर कल के दिन कोई घटना घटित होती या उत्तरा को कहीं कुछ होता है तो अगर ससुराल वाले उसकी सपोर्ट ना कर पाएँ तो उत्तरा के पास अपने लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे उसका भविष्य और उसके जो बेटा हुआ है उसका भविष्य सुरक्षित रहे। ये बात सूरज को पता थी और सूरज ने इस बात के लिए पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन समय गुजरने के साथ उसके मन में थोड़ी सी खोट आ गई। उसकी इच्छा ये हुई कि कहीं ना कहीं जो भी पैसा मिला है वो सारा पैसा ये रख ले और किसी और से ये शादी कर ले। अब यहाँ पर वो एक पिता भी बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसके जो इरादे थे वो बदल गए थे। ऐसे ही जब ये सारी सोच उसकी चल रही थी तो उसने उत्तरा को मारने का प्लान बनाया। अब एक पति अपनी ही पत्नी को मारने का प्लान बना रहा था तो वह सर्च करता है। गूगल सर्च करने पर उसे कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक विचार आ गया। दरअसल केरल में जो पूरा का पूरा एरिया है वो घने जंगलों वाला है और वहाँ पर पश्चिमी घाट के पर्वत पाए जाते हैं।
ये जंगल इतना घना होता है कि यहाँ जहरीले कीड़े बहुत होते हैं। तब सूरज के मन में एक विचार आया कि क्यों ना सांप के जहर से इसको कटवा दिया जाए। यह एक नेचुरल डेथ मानी जाती है केरल के एरिया में, क्योंकि वहाँ हर साल कई लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। ऐसे में सूरज ने एक ऐसे सपेरे को ढूंढा जो कि जहरीले सांपों को कलेक्ट करता था, उनका खेल दिखाता था। जब इन सारी चीज़ों की सर्च चल रही थी तो उसे एक व्यक्ति मिलता है, सुरेश, जो कि जहरीले सांपों को पकड़ता भी था और उन्हें बेचता भी था। सूरज ने सुरेश से संपर्क किया और उससे वह 5,000 रुपये में एक जहरीला सांप लेता है। सांप को एक जार में बंद करके वह घर लेकर आया और घर पर आने के बाद वह अपने फर्स्ट फ्लोर पे जो उसका कमरा था वहाँ पर ये जार को रख देता है और ये स्वयं नीचे आने के पहले उस जार को खोल कर आ जाता है ताकि सांप उससे बाहर निकल आए। और वह उत्तरा से कहता है कि जाकर मेरे कमरे से सामान ले आओ। ये जब सामान मंगवाता है, उत्तरा अपने कमरे में जाती है तो इस सांप को देख के डर जाती है और बहुत तेज़ी से चीखती है। इसकी चीख पुकार सुन के इसकी सास, ससुर और सूरज सब ऊपर आते हैं। जब ये लोग सांप को देखते हैं तो बाकी लोग, जो घर के बाकी सदस्य थे, वो सांप को मारने के लिए बात करते हैं, बोलते हैं। इसी बीच में पड़ोसी भी आ गए थे। वो सब लोग यही चाह रहे थे कि उस सांप को मार दिया जाए, लेकिन सूरज कहता है कि अरे ये सांप हमारे घर पर आ गया है, ये तो एक कीड़ा मकोड़ा है और जब ये यहाँ पर आई गया है तो क्यों ना इसको हम बाहर फेंक देते हैं। और वो सबको मना लेता है और स्वयं उस सांप को पकड़ने के बाद बाहर फेंकने जाने का नाटक करता है, लेकिन वो उसे बाहर फेंकता नहीं है बल्कि उसे फिर रख लेता है और अगले 5 दिन बाद वो फिर उस सांप को छोड़ देता है। इस बार उत्तरा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, उसे सांप काट लेता है। सांप काटने के बाद जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि उत्तरा को किसी सांप ने काट लिया तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ उसके माँ और पिताजी दोनों को बता दिया जाता है। वो दोनों भी दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आते हैं। उसका इलाज चलता है और ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाती है। उसका इलाज लगभग 2 महीने तक चला और 2 महीने के बाद फिर वो अपने मायके चली गई। उसके घर वाले यही कहते हैं कि हम इसका ख्याल रख लेंगे और जब ये ठीक हो जाएगी तो फिर ये ससुराल आ जाएगी। उत्तरा अब मायके में थी और ये समय चल रहा था 2020 का। अब 2020 के जो शुरुआती महीने थे उनको गुजरते गुजरते उत्तरा अपने मायके में रह रही थी और उसको जो हेल्थ की जो इश्यूज़ थे उसके धीमे धीमे कम हो रहे थे, उसकी दवाइयाँ चल रही थी। इसी बीच अब सूरज के मन में फिर से खोट जागता है। वो फिर से सुरेश से मिलता है और कहता है कि तुमने जो सांप दिया था उसने काटा तो, लेकिन इतना जहरीला वो सांप नहीं था कि उससे किसी की मौत हो। इसलिए मुझे इस बार कोई ऐसा सांप दो जिसके काटने से ही तुरंत मौत हो जाए। सुरेश उसे फिर दूसरा सांप ला कर देता है। इस बार वो 7,000 रुपये का सांप बेचता है और इस सांप को ले जाकर सूरज फिर से अपने ससुराल जाता है। ससुराल में कई दिनों बाद गया था तो किसी ने उसके ऊपर शक भी नहीं किया। उन्हें यही लगा कि वो अपनी पत्नी से मिलने आया है। अब सूरज दिन में मिलता जुलता है, सबसे अच्छे से बात करता है और जब रात की बात आती है तो अपने बेटे को अपनी नानी नाना के पास भेज देता है। और अब रात को ये और उत्तरा दोनों ही पति पत्नी कमरे में थे। कमरे में होने के बाद इसके बैग में जो सांप था वो इस सांप को बाहर निकाल देता है और ये काफ़ी जहरीला सांप था, लगभग 5.5 फुट लंबा सांप। अब इसको वह उत्तरा के पास लेकर जाता है और उसके पास छोड़ता है। यहाँ पर यह बात भी थी कि जब शाम का खाना हुआ था तो इसने जूस में नशीला पदार्थ जो सोने की दवाइयाँ थी, नींद की गोलियाँ थी, वो अपनी पत्नी को दे देता है ताकि अगर सांप के आसपास आने से वो हड़बड़ा कर भागे नहीं। लेकिन अभी भी उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि सांप उसके पास आता है लेकिन उत्तरा से वो दूर चला जाता है। ये दोबारा पकड़ के उसके पास लेकर आता है, दोबारा सांप किनारे चला जाता है। इसके बाद सूरज परेशान होकर सांप को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसके पास डंडा ले जाता है, बार बार उसे तंग करता है कि ताकि सांप एग्रेसिव हो जाए। जब ये 1 आध घंटे ये कर लेता है उसके बाद फिर सांप को उत्तरा के पास छोड़ देता है। अब सांप उत्तरा को काट लेता है और काटने के तुरंत बाद ये उस सांप को फिर से पकड़ के डिब्बे में बंद कर देता है और स्वयं सोने का नाटक करता है और सो जाता है। सुबह जब काफ़ी देर हो गई, दरवाज़ा नहीं खुला और ये बात 6 मई 2020 की रात की बात थी। सुबह जब 7 मई को इनका गेट नहीं खुलता है तो उत्तरा के माँ बाप गेट खुलवाते हैं और जब गेट खुलवाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी बेसुध पड़ी हुई है। वो अपने दामाद से कहते हैं क्या तुमने इसको देखा नहीं है, कैसे ये सो रही है और ये बिल्कुल उठ नहीं रही है, हिलडुल नहीं रही है। तो सूरज उनसे कहता है कि रात को तो बात करते करते हम लोग बहुत अच्छे से सोए थे, अभी सुबह सुबह से क्या हो गया मुझे नहीं पता। घर वालों को थोड़ा शक होता है
घर वाले तुरंत उसको उठाते हैं, जब उसको हिलाते डुलाते हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, तुरंत उसी हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उसका इलाज चल रहा था। लेकिन इस बार जब वो हॉस्पिटल आई तो वो मर चुकी थी। डॉक्टर उसे ब्रॉड डेथ घोषित कर देते हैं। इसके बाद रोना गाना होता है, फिर देखा जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी। तो देखा गया उसको दोबारा से स्नेक बाइट है, एक सांप के काटने का निशान है। घर वाले अब तुरंत फिर सांप को ढूंढते हैं, क्योंकि उनका घर ऐसी जगह पर था जहाँ पर सांप का आना लगभग लगभग असंभव था। एक कॉलोनी के एरिया में था, कॉलोनी के एरिया में वो लोग रहते थे। इसके बाद घर वाले पुलिस से शिकायत करते हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा शक जताते हैं कि उनके दामाद ने ही ऐसा किया हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी उनके ससुराल में ऐसी घटना हो चुकी है। अब पुलिस सर्च करती है, उसके घर का पूरा जायज़ा लेती है, तो वहाँ तो उन्हें कोई सांप नहीं दिखता। लेकिन पुलिस जैसे ही घर के आसपास के एरिया को देखती है तो पीछे लॉन की ओर एक सांप मरा हुआ डला था। पुलिस तुरंत ही उस सांप को कब्जे में लेती है और वह देखती है कि सांप यहाँ पर आया कैसे है। जब वो उसकी स्पीसीज देखती है तो ये समझ जाती है कि ये जंगली सांप है और इस रिहायशी इलाके में आना इसका संभव नहीं है। अब पुलिस उसके हस्बैंड को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो कुछ समय के बाद उसका हस्बैंड टूट जाता है। पुलिस जब सख्ती दिखाती है तो हस्बैंड सारी बात बता देता है। वह बताता है कि कैसे उसने इस सांप को खरीदा। वह उस व्यक्ति सुरेश का नाम भी बताता है जिससे उसने सांप खरीदा था। पुलिस सुरेश को भी इंटरसेप्ट करती है और सुरेश से जब बात करती है तो वह बताता है कि हाँ, उसने सूरज को 2 बार सांप बेचा, एक बार 5,000 रुपये में और एक बार 7,000 रुपये में। लेकिन पुलिस पूरा कंफर्म करना चाहती थी कि क्या इसी सांप के काटने से उत्तरा की मौत हुई है। तो वह सांप का डीएनए सैंपलिंग कराती है और सांप के डीएनए सैंपलिंग में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमें उत्तरा के जो ब्लड सेल्स थे उसके डीएनए मैच कर जाते हैं। तो एक तरह से फॉरेंसिक की टीम का यूज़ करके, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस सांप की हत्या करके या जिस सांप को मार के फेंक दिया गया था उसी सांप ने उत्तरा को काटा था। और जब उसके पति सूरज से ये सारी बातें पूछी जाती हैं तो पूरी घटनाक्रम को बयान करता है। जब उससे पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारा तुम्हारा परिवार अच्छा चल रहा था, तो सूरज ये बताता है कि उसने शादी तो की थी लेकिन कुछ समय के बाद ही उसका इस शादी से मोह उछट गया था। उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी और से शादी करने की वह सोच रहा था और वह यह भी नहीं चाहता था कि उत्तरा की जो प्रॉपर्टी है उससे भी वो हाथ धो बैठे। तो ऐसे में उसने ये तरीका अपनाया कि किसी भी तरह से उसकी मौत ऐसे हो जो कि नेचुरल डेथ लगे। जब पुलिस ने ये पूरा केस जज साहब के सामने रखा तो जज साहब ने देखा कि इस व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को पहले भी सांप से कटवाया और फिर जब वह बच गई तो इसने दोबारा सांप से कटवा के उसे मार दिया। इस वजह से जज साहब ने भी इसको 2 उम्र कैद की सज़ा की बात कही और इसको 2 उम्र कैद की सज़ा दे दी गई और यह कहा गया कि जब तक ये जीवित है तब तक इसका समाज में रहना ठीक नहीं है, इसलिए इसको जेल में ही रहने दिया जाए। हालांकि उत्तरा के माता पिता ने उसको मृत्युदंड की सज़ा की बात कही थी तो जज साहब ने यह कहा कि इस व्यक्ति का पिछला जो रिकॉर्ड है वो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जा सकती है लेकिन उम्र कैद की सज़ा इसको दी जा सकती है। तो जो कि कोल्लम की सेशन कोर्ट थी उसने इसे अपनी जो सज़ा सुनाई, पूरे जीवन भर इसे जेल में रहने की सज़ा सुनाई। तो ये कहानी यहीं तक। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।